हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस सीरीज़ को बहुत अच्छा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, मैंने आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ा है, तो मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ ना, और कुछ के सजेशन भी थे तो मैं उनको लास्ट में बताता हूँ कि कैसा हम करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा है डे 2। ठीक है, तो चलिए आप लोग रफ पेजेस या फिर OMR निकाल लीजिए। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा चलता था कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है ना। चलिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन। एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए, अब जब तक अपने आप कमेंट जो है उसमें आप स्कोर बता दीजिए, जब फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे। तो हम पहले देख लेते हैं कि बंदोबस्त, तीन बंदोबस्त हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से। एक तो स्थाई पढ़े, रैयतवाड़ी पढ़े हम लोगों ने, देन क्या पढ़े हैं, महालवाड़ी, है ना। हम तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। स्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1787 में। कौन कौन थे उस समय? कार्नवालिस, जानसोर और चार्ल्स ग्रांट। जिसमें से कार्नवालिस और जानसोर का जो योगदान था वो स्थायी बंदोबस्त में बहुत ज्यादा था। ठीक है जी। ये अंग्रेज सरकार और जमींदारों के बीच था। किसके बीच? अंग्रेजों के बीच प्लस जमींदारों, इन दोनों के बीच क्या था? मध्यस्थ था, है ना। इसके बाद क्या करता था? लगान की राशि का स्पष्ट विभाजन था। लगान की राशि का स्पष्ट विभाजन का मतलब क्या होता है कि अंग्रेज अपनी भूमि का 10/11 भाग लेंगे। ठीक है, जो भी फसल उत्पादन करेंगे उसका 10/11 लेंगे, और जमींदार को कितना मिलेगा? 1/11। ठीक है जी, है ना। और जमींदार जो होता था, याद रखना, इससे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 2019 ऐसे क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन? क्या भूमि का स्वामी जमींदार होता था? डायरेक्ट स्टेटमेंट देके तो देखो, भूमि का स्वामी जमींदार होता था, पैतृक अधिकार प्राप्त करता था। ठीक है, जमींदार ये भूमि खरीदने बेचने के लिए स्वतंत्र होते थे। तो 3 पॉइंट इसके जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। ठीक है जी। और ये पूरे पूरे भारत में जहां जहां इन लोग ब्रिटिश राज था, वहां पे केवल 17% भाग पर ये लागू था। ठीक है, अंग्रेजों ने एक नियम चलाए थे। कौन सा नियम? वो चलाए थे सूर्यास्त का नियम। अब इस नियम में क्या होता था, यदि सूर्यास्त के यदि देखो, यदि सूर्यास्त के पहले तक जमींदारों ने यदि जमींदारों ने लगान जमा नहीं की या फिर लगान वसूली नहीं की, तो अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज लोग इनकी भूमि को जब्त भी कर लेते थे, और उसके साथ साथ उनकी भूमि को नीलामी कर देते थे। ठीक है, तो ये सूर्यास्त का नियम यदि पूछ ले बाद में कि यार सूर्यास्त का नियम किसके समय में आया था, तो याद रखना ये आया था आपके स्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, है ना। जो कि कब आई? वो आई 1792 में। 1787 में क्या आया था आपका? वो आया था आपका क्या? स्थाई बंदोबस्त। ठीक है, कौन कौन था? कार्नवालिस, है ना, जॉन सोर, ठीक है जी, और ग्रांट। इसके बाद बात करते हैं 1792 में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, उसमें कर्नल रीड और थॉमस रो थे, है ना। कर्नल रीड का जो अधिकार क्षेत्र था वो कहाँ का था? वो था 12 महल साइड पे था। और थॉमस रो का कहाँ पे था? वो हैदराबाद, हैदराबाद निजाम वगैरह मद्रास साइड में किसका था? थॉमस रो का था, है ना। देखो, इसमें आया कर्नल रीड और थॉमस रो, किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और आपकी किसमें? स्थायी बंदोबस्त में कौन था उस समय? कार्नवालिस था। यही आपका आंसर मिल गया होगा ऊपर। ठीक है, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, 1825 में जब बंबई का गवर्नर कौन था? एल्फिस्टन। ये संपूर्ण भारत में इसको लागू किया था। किसको? संपूर्ण भारत में। यदि क्वेश्चन आ गया कि संपूर्ण भारत में एल्फिस्टन ने किसको लागू किया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को, है ना। जहां जहां अंग्रेजों का अधिकार था, वहां वहां पे इसने लागू किया था। मतलब 51% भाग में जहां ब्रिटिशरों का राज था, वहां पे इस व्यवस्था को लागू किसने किया था? फिस्टन ने। ठीक है जी। ये वहां अब उस समय भूमि का जो देखो, हमने क्या पढ़े? हमने स्थायी बंदोबस्त में पढ़े कि वहां का जो भूमि का स्वामी होता था, वो भूमि का स्वामी कौन होता था? आपका जमींदार लोग होते थे जमींदार। अब यहाँ भूमि का अधिकार जो था और जो स्वामी बन गए थे, वो हो गए थे आपके कौन? किसान। तो यहाँ से किसान हो गए थे, मतलब इनको पैतृक अधिकार भी था और क्रय विक्रय का भी अधिकार था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यदि लगान ये लोग यदि चुकाते नहीं थे, कौन? किसान लोग लगान लगान नहीं चुकाते, तो इनकी पूरी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। उस समय क्या होता था?
अंग्रेजों को स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, वहां पे वो जमींदारों की क्या करते थे, जमीन को नीलामी कर देते थे, लेकिन यहाँ पूरी भूमि को ही जब्त कर दिया जाता था। ऊपर से ज्यादा परसेंट भागों में भी लागू था ये, है ना, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी हुआ था इसका, बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था 1882 में आई। इस समय थे हॉल्ट मैकेंजी, है ना, फिर से मैं कंपेयर करवा रहा हूँ। स्थायी बंदोबस्त में कौन था, कॉर्नवालिस थे, है ना, ग्रांड थे, ठीक है जी। और आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपके कौन थे, थॉमस रो थे और कर्नल रीड थे। और महालवाड़ी व्यवस्था में कौन है आपके, हॉल्ट मैकेंजी, है ना। इस समय भूमि का स्वामी कौन था, इस समय भूमि का स्वामी था किसानों का समूह। किसानों के समूह को कहते थे महाल। ये जो महालवाड़ी शब्द है ना, ये महाल मतलब हो जाता था किसानों का समूह। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखे हुए प्रेजेंट के समय में जो सहकारिता वगैरह होती है ना, जैसे, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो पूरे किसान लोग एक साथ मिलकर चलाते हैं, सेम वैसे ही उस समय कौन था, किसानों का समूह था, है ना, भागीदारों का समूह कहते थे, है ना, इसे महाल कहते थे, जैसे कि लिखा हुआ है। ये राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी होते थे, है ना। ये कितने भागों में था, ये 30% भागों में था। तो देखिए, आपके रैयतवाड़ी की व्यवस्था की बात करते हैं, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितने भागों में थे, वो था आपका कितने, 19%, सॉरी 51%। स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये था आपका 19%। और उसके बाद हम बात करते हैं महालवाड़ी की, तो महालवाड़ी अब किस में जाएगा, 30%। क्लियर, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब देखो क्या पूछा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में प्रारंभ किए जाने संबंध में कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमको पता है यार, लॉर्ड कॉर्नवालिस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में थोड़ी का थे, कहाँ थे ये, हैं बताइए कहाँ थे, ये थे आपके स्थायी बंदोबस्त में। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो पहला भी चलेगा, दूसरा भी चलेगा, तीसरा भी चलेगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं है फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में, है ना। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। देखिए, स्मॉग, स्मॉग किससे मिलकर बना होता है, स्मोक और फॉग। स्मोक, स्मोक धुआं, धुआं की बात करते हैं तो धुआं निकलता है कैसे, एंथ्रो रीजन से, एंथ्रोपोलॉजी रीजन से, मतलब मानवीय मानवीय कारणों से धुआं निकलता है। फॉग, फॉग मतलब होता है नेचुरल, पढ़े हुए ना आप लोगों ने तो फॉग के बारे में, वो होता है आपका नेचुरल, ये होता है प्राकृतिक, और ये होता है मानव जनित। तो दोनों को मिलकर जब बनते हैं तो बनता है क्या, स्मॉग। ठीक है, इसके कारण क्या है, कोल कंबंशन कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ठीक है, इससे, है ना, व्हीकल से निकल रहा है, व्हीकल इमिशन से निकल रहा है, वाहनों से निकल रहा है, इंडस्ट्रियल से निकल रहा है, तो ये सब क्या निकल रहा है आपका, ये सब आपका स्मॉग है। ठीक है जी। अब स्मोक में कुछ कंटेंट होते हैं सूट पार्टिकलों के, वो कौन कौन से होते हैं, देखो कौन कौन से पार्टिकल, कौन कौन से कण होते हैं जो स्मोक में होते हैं, वो होते हैं ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इतने एलिमेंट पढ़े हम लोगों ने, कौन कौन से तत्व हो गए। ठीक है, अब देखते हैं स्मोक। स्मोक कितने टाइप का होता है, एक होता है आपका सल्फ्यूरिक स्मोक और एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक, है ना। सल्फ्यूरिक स्मोक को हम क्या कहते हैं, लंदन स्मोक, क्यों, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उस समय बहुत ज्यादा वहां से गैसेस निकल रही थी सल्फर वगैरह की, इस वजह से इसे हम क्या कहते दिए, सल्फ्यूरिक स्मोक। इसको कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। और इसे किस नाम से जाना जाता है, लॉस एंजलिस स्मोक, है ना, लॉस एंजलिस के नाम से जाना जाता है किसे, फोटोकेमिकल स्मोक को। कल को क्वेश्चन आ जाए कि फोटोकेमिकल स्मोक को किसके, लंदन स्मॉग के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन सही होगा, गलत, गलत होगा। ठीक है, इसलिए क्लियर रखना, इसे जाना जाता है लंदन स्मॉग और फोटोकेमिकल को जाना जाता है आपका लॉस एंजलिस, है ना। ठीक है जी। इसे समर स्मॉग भी कहते हैं, कैसे, मैं आगे बताता हूँ आपको, वेट करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ्यूरस में। हमको पता है कि वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारे निकले थे औद्योगिक क्रांति से, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका हुआ, विंटर के समय हुआ था ये। ठीक है, विंटर के समय ये फॉग बनता है ये वाला, है ना। अब कलर जो होता है उसका ग्रे होता है। जो आपका लंदन स्मॉग हो गया, लंदन स्मॉग में सल्फ्यूरिक स्मॉग हो गया, ये आपका किससे होता है, ग्रे कलर का होता है ना। इसका सोर्स क्या है, पावर प्लांट, है ना, पावर प्लांट, जैसे कि हम देख लिए कि औद्योगिक क्षेत्रों से निकल रहा है पावर प्लांट वगैरह से, है ना, सल्फ्यूरिक गैस, तो ये हो गया उसका सोर्सेस। कहाँ पाया जाता है, मतलब कब पाया जाता है और कब होता है, अगर कब होता है, मतलब ये होता है मॉर्निंग के समय में। मॉर्निंग, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कंपेयर करके, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। फोटोकेमिकल स्मोक की बात करते हैं, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से होता है। हमने क्या पढ़े, लंदन स्मोक, लंदन स्मोक हुआ था हमारा किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक किससे हुआ, ये आपका हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से। ठीक है, अब इसमें समर प्लस सनलाइट की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है इस स्मॉग के लिए। ठीक है, जब तक सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होगा और प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की क्रियाएं नहीं होगी आगे, तो ये फॉग नहीं बनेगा, है ना।
इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। और वो कैसे कलर का था, वो कलर था ग्रे। ये व्हीकल व्हीकल कमीशन, कोल वगैरह, कंबंसन, इनसे सब निकलता है। ठीक है, कब पाया जाता है, आफ्टरनून, दिन के समय में। ठीक है, पता चला। अब देखो इसकी क्रियाएं वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वीओसी करके मिलेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका यूवीज मिलकर बनाएंगे तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन निकालेंगे, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन 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 के एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर बनेंगे तो ओजोन बनाएंगे। तो देखो ये नाइट्रोजन इस ओजोन के साथ जब क्रिया कर रहा है, ये नाइट्रोजन होगा इस ओजोन के साथ यहाँ पे जब क्रिया करेगा तो ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा आपका कौन सी, फोटो केमिकल स्मॉग। ठीक है, ये ये हो गया फोटोकेमिकल स्मोक। नाइट्रोजन के ऑक्साइड वीओसी हो गया, और सनलाइट की उपस्थिति में, याद रखना सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, बार बार बोल रहा हूँ फोटोकेमिकल स्मोक, है ना। उसमें सनलाइट की उपस्थिति के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के इसमें पैन करेगा, एल्डिहाइड निकालेगा। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल स्मोक का बनना किन के बीच अभिक्रिया का परिणाम है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पेरिऑक्साइड नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हमको दिख गया। ठीक है जी। दूसरे में क्या बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा पेरोक्साइड, मतलब पैन नाइट्रेट तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ भी सूर्य की उपस्थिति में बोला है। ठीक है, निम्न ताप पर होता है, नहीं हमने देखा है भाई, इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो निम्न ताप पर तो हो ही नहीं सकता। ये सनलाइट की आवश्यकता होती है इसके लिए, तो शाम के समय होता है, नहीं हमने पढ़े ना आफ्टरनून के समय में होता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऑलरेडी आपका एलिमिनेट होता है। अब बचते हैं दो ऑप्शन आपके पास। हमने जब पढ़े हैं ना कि नहीं, देखो केमिकल रिएक्शन कि नाइट्रोजन की उपस्थिति में ओजोन पैन के साथ होता है, तो स्वाभाविक बात है नाइट्रोजन ओजोन पैन जब मिलेंगे उनके बीच सूर्य की, किसके, सूर्य की प्रकाश, सनलाइट की प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा आपका फोटोकेमिकल स्मोक। तो आपका आंसर क्या बनता है, आपका आंसर बनता है फर्स्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका महान्यायवादी के ऊपर, तो थोड़ा हम बेसिक्स महान्यायवादी के ऊपर जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 भारतीय संविधान के 76वें अनुच्छेद में आया था। ठीक है, जिसमें बोला है कि भारत एक महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 76 सब क्लॉज ए में क्या बोला है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट। और सेम किसके, जो नियुक्ति होगी वो किसके जैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। अब इसके लिए योग्यताएं क्या क्या है देख लेते हैं, है ना, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए 5 वर्षों का काम करने का 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में, है ना। और हाई कोर्ट में वकालत का 10 वर्षों का, हाई कोर्ट में वकालत का 10 वर्षों का होना चाहिए, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का होना चाहिए। क्लियर जी। प्रेसिडेंट के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए, है ना। आर्टिकल 76 बी मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका यहाँ भी रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके देखते हैं इसके कार्य के बारे में। तो भारत सरकार को किसी भी मामले में कानूनी सलाह देता है ना। प्रेसिडेंट और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मांगी तो देता है, क्या क्या सलाह मांगी है, कोई कानून से संबंधित बना रहा है तो उसकी सलाह भी कौन देगा, आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। संविधान में अथवा संसद द्वारा बनाए गए कानून में उसके लिए कोई नया कार्य निर्धारित किया जाता है तो वो ऐसे कार्यों को भी करता है ना। 76 सी 70 सब क्लॉज सी देखते हैं। महान्यायवादी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में भारत सरकार व कानूनी के पक्ष रखता है। बनाए किस लिए एजी को, इसलिए तो बनाया ना कि यार भारत सरकार को कोई काम आएगा, है ना, कानून से संबंधित, तो कौन सलाह देगा, वो सलाह देगा आपका एजी। अब एजी सलाह देगा तो वो कहाँ देगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना अपने मंत्र रखने। ठीक है, हम बात करते हैं आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 में क्या बोला है कि मंत्रियों तथा सांसदों के समान संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। सीधे सीधे आर्टिकल 88 में बोला है, याद रखिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है ये, है ना। लेकिन क्या बोला है, कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान और वोट नहीं दे सकते। ठीक है, कार्यवाही में तो भाग ले रहा है लेकिन मतदान में भाग नहीं लेगा। कार्यवाही में आप जितनी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में आप लेंगे, लेकिन ये क्या करेगा महान्यायवादी, वोट देने का अधिकार इसके पास नहीं है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 88 में। ठीक है, आर्टिकल 105 सब क्लॉज 4, इसमें क्या बोला है कि अटॉर्नी जनरल को वही विशेष अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाती है जो संसद सदस्यों के पास होती है ना। पूरी शक्तियां किसके समान है, सांसद के समान है, संसद सदस्य के समान है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, हाँ जी ले सकता है। लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, देखते हैं। लोकसभा में बोल सकता है, हाँ जी बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं
हमने आर्टिकल 88 देखे जिसमें बोला है कि भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो ऑप्शन 4 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या बचता है आपके पास? आपको पता है कि एक और कौन सा सही है? तीन तो सही है। सही है, एक और तीन बोल सकता है। अब लोकसभा किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। हाँ जी, हम लोगों ने पढ़े हैं लोक लेखा समिति, है ना? लोक लेखा समिति की समिति होता है, सदस्य हो सकता है क्या ये? नहीं हो सकता, है ना? ऐसी कौन सी समिति है जिसमें सदस्य हो सकता है? आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बट ये सदस्य हो सकता है। क्लियर? तो 1, 2 एंड 3 आपका आंसर होगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसके ऊपर बोला है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए न्यायिक हिरासत के बारे में। तो सबसे पहले हम न्यायिक हिरासत को सॉरी समझ लेते हैं। ठीक है, न्यायिक हिरासत क्या है? किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रखा जाता है। जैसे कि आपने क्राइम किया और आपने क्राइम किया, पुलिस ने आपको 24, देखो यदि कोई ए पर्सन क्राइम करता है तो सीधे पुलिस इसको कहाँ ले जाएगी? सीधे ले जाएगी मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के भीतर। अब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे क्या इन्होंने कौन सी, मतलब क्या इसे हम पुलिस हिरासत में रखें या न्यायिक हिरासत में रखें। यदि पुलिस हिरासत में रखेंगे, पुलिस कस्टडी में रखेंगे, तो उसको तो जेल में रहेगा। क्यों? पुलिस कस्टडी में क्या होगा कि जैसे कि जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे अपराधों के लिए होता है। लेकिन बड़े अपराध जैसे कि बलात्कार हो गया, है ना, चोरी डकैती हो गई, इसमें क्या, चोरी वगैरह हो गई, तो इसमें क्या रहेगा, उसको मजिस्ट्रेट न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट तय करेगा कि इसको कहाँ भेजना है ना? लेकिन 24 घंटे भीतर के अंदर का पुलिस लाएगी ना मजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद कौन डिसाइड करेगा? मजिस्ट्रेट। अब यदि उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हैं, है ना, अब जब उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हैं तो जब तक उसे रखा जाता है, जब तक उसकी जमानत नहीं दी सकती। कहाँ तक, कहाँ रखा जाता है? उसे रखा जाता है सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल में रखा जाता है। ठीक है, किसे? न्यायिक हिरासत वाले व्यक्ति को। जैसे कि ए पर्सन ने अपराध किया, बलात्कार का, तो उसे न्यायिक हिरासत में रखेंगे, और न्यायिक हिरासत में रखेंगे तो उसे सेंट्रल जेल भेजेंगे। सेंट्रल जेल में किसका अंडर होता है? उस वो होता है आपके मजिस्ट्रेट का। मजिस्ट्रेट का होता है ना अंडर, मजिस्ट्रेट के अंदर आता है, ना कि पुलिस में आता है। ठीक है, ना कि पुलिस स्टेशन, है ना? देखो ये हो गया। ठीक है जी। अब यदि कोई छोटा अपराध करता है तो उसको कहाँ रखेगा? वो करेगा पुलिस कस्टडी में, ना कि इस पे रहेगा, है ना? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन। और याद रखिएगा, और एक चीज बता दे रहा हूँ इसमें। अब जैसे कि पुलिस को इसे तहकीकात करना, जैसे कि मान लो ये पुलिस है, ये पुलिस जा रही है, यहाँ पे अपराध है, उससे पूछताछ करने के लिए जा रही है, तो उसको सबसे पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की आवश्यकता है पूछताछ के लिए। तो वो पहले पूछताछ करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन लेगा, उसके बाद ही ये वो उससे पूछताछ करेगा, है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन की हवालत में रखा जाता है, ना कि जेल में। गलत। ठीक है जी, पुलिस स्टेशन में हवालत में नहीं रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? सेंट्रल जेल में। न्यायिक हिरासत वाले को पढ़े ना मैं ये न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में रखा जाता है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले में प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। न्यायिक हिरासत के दौरान जो मामले के प्रभारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। क्या बोले थे हमने? यहाँ पे क्या लिखे? मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता जरूरी होती है। ये पुलिस है, यहाँ पे जा रहा है, तो उसको मजिस्ट्रेट की आवश्यकता की जरूरत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ठीक है, आंसर फर्स्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कहता है जी फिफ्थ क्वेश्चन? देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्यसभा के कार्य देख लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि प्रशासनिक क्षेत्र में क्या है, विधायी क्षेत्र में क्या है ना? तो उसके अनुसार फिर हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। मेरे को पता है इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो उससे सीखो कि आप हम इस तरीके से पढ़े हैं या नहीं पढ़े, है ना? इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अब देखते हैं राज्यसभा के कार्य। ये हो गई आपकी लोकसभा, ये हो गई आपकी राज्यसभा, ये हो गए आपके प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट मैम हो गई, है ना? देखो जी, अब क्या बोल रहा है? पहला कार्य विधायी कार्य देखते हैं। यदि कोई गैर धन विधेयक आया या फिर साधारण विधेयक आया, है ना, लोकसभा से पारित और राज्यसभा दोनों की शक्ति बराबर है। ठीक है, पृथक पृथक पारित होना, पास होगा, लोकसभा से भी होगा और राज्यसभा भी। अब इन पे बीच कोई विरोध होते हैं तो इसमें संयुक्त बैठक का अधिवेशन है। संयुक्त बैठक की बात करता हूं तो कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 108। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। याद रखिएगा, ना कि प्रेसिडेंट करते हैं, है ना? पर बुलाता कौन है आपका? प्रेसिडेंट। ठीक है जी। धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की पावर ज्यादा है किससे? राज्यसभा से। क्यों? हमने इसके पहले वाले भी
देवन वाले में इसमें भी देखे थे कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति ज्यादा है। आप बताइएगा कौन से आर्टिकल में आते हैं वो, है ना। केवल लोकसभा में लाया जाता है इसे, है ना। राज्यसभा में 14 दिन के भीतर से बाध्यकारी होता है, और इसमें कोई भी संयुक्त बैठक के अधिवेशन मतलब ज्वाइंट समिति नहीं बिठा सकती। इसके बाद बात करते हैं संविधान संशोधन। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर होती है। लोकसभा किसी भी सदन में लाए तो पृथक पृथक इसमें भी अनिवार्य होता है ना। आप लोकसभा से भी पृथक करवा के पास करवाओ, राज्यसभा से भी पृथक हो जाएगा, और जब दोनों दोनों यदि दोनों सहमत नहीं है तो इस पे संयुक्त बैठक नहीं बैठाई जाएगी। याद रखना, साधारण में तो हम संयुक्त बैठक बैठाल रहे हैं, है ना। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बैठालते हैं, और संविधान संशोधन विधेयक में भी हम संयुक्त बैठक नहीं बैठालते। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं प्रशासनिक कार्य में। आर्टिकल 249 कहता है केवल राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय में राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। मतलब यहाँ पे राज्यसभा की पावर ज्यादा है किसमें, राज्यसभा के किसी भी विषय में बनाने में, राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने में। आर्टिकल 312 केवल राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाओं या नई ऑल इंडिया सर्विस को बनाने के लिए गठित कर सकती है। कौन, राज्यसभा। इसमें लोकसभा का कोई हाथ नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसके छोटे मोटे कार्य लिख लिया है जो कि आप बाद में अच्छे से देख लेना। अब करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में है। नई अखिल सेवता गठन करने में। नई आर्टिकल 312 में तो बोला है केवल कौन कर सकता है, राज्यसभा। तो बराबर शक्तियां तो नहीं हुई, तो ये ऑप्शन ऑप्शन हट जाएगा। संविधान में संशोधन करने के विषय में, जी हाँ, हम लोगों ने पढ़े हैं संविधान के विषय में। संविधान संशोधन के विषय में लोकसभा और राज्यसभा की दोनों शक्तियां बराबर होती है ना। सरकार को हटाने के विषय में नहीं, कटौती प्रस्ताव में नहीं। ठीक है, कटौती प्रस्ताव के बारे में डिटेल में जाके अच्छे से पढ़ना आप, और मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है जी, तो यही थे हमारे 5 क्वेश्चन, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब मैं देख लेता हूँ कमेंट। देखिए, मैम थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है आपको अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन थे, है ना। बट अच्छा है कि आप लोगों ने रियलिटी बताई कि हाँ 5 में से 3 नंबर लिए, तो बहुत अच्छी बात है ना। आप ये वीडियो बताने कि हम इस वीडियो के नोट्स बनाएं क्या, अगर कैसे बनाएं जल्दी से। देखो, वीडियो आपने डिटेल में देखे, इसके बाद आप तुरंत तुरंत एक पेज पकड़ो, उसमें कितनी चीज मैंने बताया और कितनी चीज याद आ रही है आपको, वो तुरंत लिखो, और वो आपके नोट्स बनने चाहिए वैसे, है ना। या फिर एक अलग फेयर कॉपी पकड़ना, है ना। और जो मैं पीपीटी दे रहा हूँ टेलीग्राम में जाके जो नोट्स देता हूँ वहां से ऐड करिए, और वहां पे अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट कर दीजिएगा जिससे वीडियो देखने और नोट्स पढ़ने में दिक्कत ना हो। यार देखो, मैं ब्लैक इसलिए रखा हूँ ना, अब जैसे मान लो कोई रात में देख रहा है ना, तो ये इसके आंखों में असर नहीं पड़ता है। ये वाला ब्लैक जो होता है ना, अब जैसे व्हाइट होगा, जैसे कि मान लो ऐसा रहेगा, अब वो देख रहा है तो उसको व्हाइट व्हाइट लगेगा, तो अपनी आंखों को नुकसान होगा, इसलिए मैंने उसको ब्लैक रखा हुआ है। ठीक है, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू जरूर रखेंगे। 5 में से 5, वेरी गुड। ठीक है, एक चीज करनी चाहिए इसमें, आप क्वेश्चन के साथ उसके ईयर को भी मेंशन कर दो। देखो, मैं ईयर को इसलिए इसमें ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये होगा कि आपकी आदत बन जाएगी कि यार सर तो 2013 का करवा रहे हैं, तो 2013 को तो मैंने करके बैठा हुआ है, तो मैं आराम से टिक कर लूंगा। नहीं, क्वेश्चन मत देखो ना, सीधे 5 क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल फ्रेश हैं, छोड़ो ईयर वगैरह की बात। इसके अलग से नोट्स बना लो आप डेली एमसीक्यू उसके, है ना। तो ईयर वाइज वाले मेरे को नहीं जमता वाला फंडा कि मैं बताऊंगा कि 2013 का चला रहा हूँ, नहीं, मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन लाऊंगा। बस आपको होना चाहिए कि आप मेरे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन मेरे को बनने चाहिए। ठीक है जी, ये सेम इसका जवाब मैंने अभी दे दिया है आप लोगों को, है ना। और ये मैम बोल रही थी कि सर 25 क्वेश्चन रखना है। यार 25 क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊंगा, आप भी समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको बनाने में। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करना, स्कोर अपना, और शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।